बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 21 जुलाई पाकिस्तान में मंगल की रात आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 234। आज की अहम तरीन ख़बरों में हम आपके सामने 4 ऐसी ख़बरें रखेंगे जिससे आपको मुल्क में इस वक्त सभी मिलके आपके साथ क्या कर रहे हैं उसका मुकम्मल चानन हो जाएगा। लेकिन मसाइल नहीं बताएंगे, आज इसका हल भी बताएंगे। आपको ये भी दिखाएंगे, बताएंगे नहीं बल्कि दिखाएंगे कि आप इसको फिक्स कैसे करना है। आपके सामने एक खबर हम सहाफ़ियों की रखेंगे, एक सियासतदानों की रखेंगे, ये आज की ताज़ा खबरें, एक जर्नल्स की रखेंगे और एक आपके सामने लॉयर्स और जजेस की रखेंगे और आखिर पर कारोबारी हजरात की भी एक खबर। आपको पता चल जाएगा कि ये सब मिलके पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं और अब हमने इसका सलूशन क्या करना है। शुरू करते हैं पहली खबर से, लौंडा वर्सेस लपाड़ा। फैसला आपने करना है, इन दोनों में लौंडा कौन है और लपाड़ा कौन है। पंजाबियों को ये लफ्ज़ मायूब लगता है, उर्दू स्पीकिंग को मुझे नहीं पता कितना, लेकिन मेरा ख्याल है वहाँ इस्तेमाल हो जाता है। लौंडा वो नौखेज़ से नौजवानों को कहते हैं। मंसूर अली खान साहब ये उल्टा नाम तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट को कहते थे। आजकल गूगल करें लौंडा लपाड़ा पाकिस्तान में कौन है तो सामने उनका नाम और तस्वीर आ जाती है। शायद इसीलिए बुज़ुर्ग कहते थे कि किसी का गलत नाम मत लो या नाम मत बिगाड़ो, वो आप पर आ जाता है। पर टॉपिक पे आते हैं, जर्नलिज्म का हाल आपको बताते हैं। लौंडा लपाड़ा जी को हमारी इत्तलात ये हैं या क्लेम ये है कि ISPR ने ये इंटरव्यू अरेंज करके दिया। बिलावल को आजकल लॉन्च किया जा रहा है। कुछ हिस्सा हम इसका पहले भी डिस्कस कर चुके, लेकिन एक झूठ जो टेलीविज़न पर सीधे फेस के साथ, अब आपने फैसला करना है वो लौंडे का फेस था या लपाड़े का था, क्योंकि एक तरफ लौंडा है एक तरफ लपाड़ा है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इनमें लौंडा कौन है और लपाड़ा कौन है। तो पक्के मुंह से उन्होंने ये कहा कि ये जो हालिया इलेक्शन हुए इसमें सबसे ज़्यादा धांधली पीपल्स पार्टी के साथ हुई, PTI के साथ नहीं हुई। ये इखलाकियात हैं, इंटेग्रिटी है। एक ऐसा शख्स जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है और वो वहाँ से पढ़ने के बावजूद उसको इतनी बेसिक सेंस नहीं है कि जब मैं झूठे नंबर्स कोट करूँगा तो अभी मीडिया के ऊपर मुझे पकड़ के एक्सपोज कर दिया जाएगा, लेकिन वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ जर्नलिज्म का इन्हताद देखिए कि वो जाली गवाल मंडी का जॉन ट्रवोल्टा, मतलब वो बड़ा पक्का सा मुंह बना के जॉन ट्रवोल्टा बन के बैठता है बेचारा, देसी जॉन ट्रवोल्टा, कि वो उनको काउंटर नहीं कर रहा, हालांकि ही नोज दैट। लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि गालिबन ISPR ने ये इंटरव्यू अरेंज किया था, वो वापस बिलावल अगर इनको गालियां भी दे देता तो इन्होंने ऐसे ही, हाँ जी, यही देसी जॉन ट्रवोल्टा वाला मुंह बना के बैठना था। कुछ लोगों के साथ हादसा हो जाता है पाकिस्तान में आजकल। वो पंजाब में एक वज़ीर तालीम है, एक ही हमारे मंसूर साहब हैं। इनको घर वाले किसी भी तरह से सिफारिश में अच्छे स्कूल भेज देते हैं। वो आपको हैरानी होगी, वो जो वज़ीर तालीम है वो जो ख़वातीन वाली जीन्स पहन के बच्चियों के स्कूलों में और बच्चों के स्कूलों में ऐसा वाहियात किस्म का जिस्म अपना लेके पहुंच जाते हैं कि बच्चे भी खौफजदा होते होंगे कि ये मतलब किस तरह की शख्सियत और किस तरह के नीम बरहना किस्म के कपड़े पहन के हमारे दरमियान फिर रहे हैं। उनके जिस्म का एक एक अंग उन कपड़ों में से नज़र आ रहा होता है। छोटी बच्चियां जो हैं वो भी परेशान होती होंगी, बच्चे भी, कि ये क्या हमने बड़े होकर इस तरह का बन जाना है। उन्हें खौफ आता होगा। मेरा ख्याल है उनको देख के उन्हें लगता होगा हमने बड़े ही नहीं होना। उनको इतनी तमीज़ नहीं है कि जब आप स्कूल, छोटे बच्चों के स्कूल जाते हैं तो यू नीड टू ड्रेस अप। आप किसी बार में नहीं जा रहे रात में, और वो भी किसी लो क्वालिटी के बार में नहीं जा रहे जहां आपने हुकर्स को मिलना है, माजरत इन लफ्ज़ों पर। आप स्कूल के बच्चों के पास जा रहे हैं तो थोड़ा अपना तहजीब, थोड़ा सा अपना तरीक़ाकार ठीक कर लें। वो भी कुछ लोग कई दफ़ा MPA बन जाए या कोई और ऐसी वजह बन जाए तो फिर डिफरेंट क्लब्स की मेंबरशिप मिल जाती है, सिफारिश से किसी स्कूल में पहुंच जाते हैं। लेकिन ओवरऑल ना उनको आगे तालीम दे पाते हैं स्कूल के बाद और ना उनकी शख्सियत बिल्ड कर पाते हैं। दोनों शख्सियात के साथ यही मसला है, जो पंजाब के वज़ीर तालीम है और हमारे मंसूर अली खान साहब। दोनों अच्छे स्कूल से पढ़े लेकिन आगे ना पढ़ सके, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि वो तमाम मामले रह गए और वो जो आप अखलाकियात का इन्हताद देखते हैं वो आपको नज़र आता है। अब बिलावल जरदारी साहब बैठ के कहते हैं, कहते क्या, पहले सुन ले। पिछले इलेक्शंस में सबसे ज्यादा इन राइटिंग कंप्लेंट्स टू द इलेक्शन कमीशन अबाउट द इलेक्शन प्रोसेस वाज नॉट बाय पीटीआई, वाज नॉट बाय पीटीआई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, इट वाज बाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेंबर्स। अब इलेक्शन सुन लिया आपने, देखा कितने पक्के मुंह से वो ये झूठ बोल रहे हैं और बराबर बैठे जो हमारे देसी
आपको मैंने जॉन ट्रेवोल्टा साहब दिखाए हैं, वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी के साथ जुल्म हुआ है, हमने सबसे ज़्यादा पिटिशन्स फाइल की हैं। अभी आपके सामने फैक्ट शीट रख देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टोटल 206 इलेक्शन पिटिशन्स जमा करवाई जो हमारे बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से कि हमारे साथ धांधली हुई है, जिनमें से 86 नेशनल असम्बली पे और 120 प्रोविंशियल असम्बलीज पर। ये दो मिलके बनती हैं 206। जबकि पीपल्स पार्टी और इन्होंने भी ज़्यादा होना था। जर्नल्स ने बहुत सारे बेचारे जिन लोगों को हरा दिया, उन्हें डरा के कि अगर आपने पिटीशन फाइल की तो आपका ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ लोगों ने फाइल भी नहीं की। ये और भी होती पीटीआई की। पीपल्स पार्टी ने महज 28, कितनी 28। अब मेरे ख्याल में बिलावल बहुत नालायक हैं, लेकिन 206 और 28 में फ़र्क तो पता होगा। लेकिन मेरा ख्याल है उनकी या तो फिर नज़र कमज़ोर हो गई है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता उन्होंने ये इंजेक्शन लगाए हैं या नहीं। आज मैं किसी डॉक्टर से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि ये जो वज़न कम करने के इंजेक्शन है, ये अगर आप बहुत हाई स्पीड से लगाएं तो आपकी नज़र में भी फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि शुगर लेवल चेंज होता है, जिससे आपकी आई साइट भी ऊपर नीचे होती है। वो कहते हैं बाद में रिकवर हो जाती है, लेकिन वक्ती तौर पर होती है। मुझे नहीं पता ये वजह है या कोई और है कि उन्हें 28 और 206, मुझे लगा 206 को 26 पढ़ रहे हैं, वो बीच वाला सिफर नज़र नहीं आ रहा, शून्य। तो कोई उनको वो शून्य दिखा दे, इस तरह का होता है शून्य, तो वो सिफर नहीं उन्हें नज़र आ रहा। वो पीटीआई के 206 को 26 पढ़ रहे हैं और अपने 28 को वो 28 पढ़ रहे हैं। तो 26 और 28, अगर 26 और 28 हों तो फिर तो पीपल्स पार्टी की ही पिटीशन ज़्यादा है। तो उन्होंने पक्के मुंह से झूठ बोला। और जर्नलिज्म की बेशर्मी देखिए कि वो देसी जॉन ट्रेवोल्टा बैठ के वो कह नहीं रहा कि ये गलत बात कह रहे हैं, नंबर्स ये नहीं है उसको, क्योंकि पीछे से चाबी दी है कि आपने यही करना है। अब जर्नलिज्म का ये हाल है। ये सफ़ा अव्वल के टीवी चैनल जो 5, 7, 8 हैं उस पर बैठ के ये इंटरव्यू हो रहा है, ISPR करवा रहा है। इन्होंने कल को पाकिस्तान में अभी बन गए होंगे, बल्कि ये सीनियर तज्जिया निगार, कल को इन्होंने पता नहीं क्या कुछ बनना है आने वाले वक्त में। और इनकी इखलाकियात कहाँ पहुँच गई हैं कि नेशनल टीवी पर बगैर टोके उन्हें झूठा प्रोपेगेंडा करने दे रहे हैं, और वो भी बैठ के कर रहे हैं। कल कह रहे थे पीटीआई के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, इनके कौन सा फांसी दे दी है किसी को, इनका तो कोई वर्कर शहीद भी नहीं हुआ। सो सभी झूठ, और उन्होंने उन्हें खुला मैदान दिया हुआ था। ये आपको जर्नलिज्म मिला है। इनका हल क्या करना है आखिर पे बताएंगे। आगे चलते हैं। अगली खबर आपके सामने लॉयर्स और जजेस की रख देते हैं। पनामा केसेस में नवाज शरीफ की वुगला टीम का हिस्सा रहने वाले मौजूदा एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुग्गल लाहौर हाई कोर्ट के जज होंगे अब, माशाल्लाह। ये मरियम के भी वकील रहे हैं, और मौजूदा एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज़ भट्टी भी लाहौर हाई कोर्ट के जज होंगे। मतलब ये अमजद परवेज़ भट्टी मरियम के वकील रहे हैं, वो साहब नहीं। तो एक मरियम का वकील अब हाई कोर्ट का जज होगा, और एक जो नवाज शरीफ और मरियम भी जाहिर है उनकी पनामा केसेस में जो वकला की टीम है वो अब हिस्सा होंगे। अब अगर कल को पीटीआई की गवर्नमेंट आती है, इन जजेस को हटाया जाता है, तो याद कीजिएगा उस टाइम आज़ाद मीडिया ने कहना है ओ हो अदलिया के ख़िलाफ़ इन्होंने काम शुरू कर दिया। अब बताइए इन्होंने किसी को क्या इंसाफ देना है अगले 20 साल, 25 साल, 30 साल? ये फिर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, आईनी अदालत भी जाएंगे। इस तरह ये अपने मुलाजमीन को भर्ती करते हैं, अपने ज़ाती लोगों को भर्ती करते हैं, और फिर उनसे नस्ल दर नस्ल अपनी खिदमत करवाते हैं। आगे सुन लीजिए। आगे चौधरी साहब ने अपना बंदा जो है वो लगवा दिया बलूचिस्तान में। रऊफ़ अता, साबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज बन गए। उन्होंने अपने दौर में ये यकीनी बनाया कि 26वीं आईनी तरमीम पर कोई वकला तहरीक ना उठे और कोई स्टेटमेंट ना दे। वो चौधरी साहब के साथ मिलके खेले। चौधरी साहब ने उन्हें एडजस्ट किया है अब बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर जज बना के। तो ये वकला और जजेस, यहाँ पर क्या हो रहा है ये हाल आपके सामने रखा है। अब आगे रखते हैं सियासतदानों की बात। पहले बिलावल साहब की हालत तो बता ही चुके, हमारी घर की सुन लीजिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल अफरीदी साहब ने एक ही दिन में 23 अरकान सूबाई असम्बली को पार्लिमानी सेक्रेटरीज मुकर्रर कर दिया है। आधा वज़ीर होता है 23। अब मेरा ख्याल है जो उन पर एतराज़ हो रहे थे ना, आपने देखा था बजट पास होने से पहले वो जो डील की होगी बजट के दौरान, अब उसको पे बैक करने का फैसला हो गया है। तो जिन्होंने असल में इमरान खान के हक़ के लिए एक एहतजाजी कैंपेन चलानी थी,
तहरीक बर्पा करनी थी। इमरान खान ने कहा था 5 अगस्त 2025 में जो कैंपेन है वो अपने नुक्ता अरूज पे होनी चाहिए। आ गई नुक्ता अरूज पे, यहाँ हम अपनी सौदेबाजी कर रहे हैं। मुजम्मल असलम साहब ने पूरा बजट पास करवा लिया। जाहिर है अफरीदी साहब और पूरा खैबर पख्तूनख्वा का सिस्टम उनके साथ है, वो जर्नल्स के नुमाइंदे हैं वहाँ पे। 175 अरब भी दे दिए, सरप्लस बजट भी दे दिया, पूरे साल का बजट भी दे दिया। इमरान खान से मुलाकात तक ना ली गई। इमरान खान के लिए तहरीक क्या चलानी है? 23 अरकान सूबाई असम्बली का पार्लिमानी सेक्रेटरीज मुकर्रर कर दिया जाना, बस यही इनकी कामयाबी है। तो अब आप ज़रा ये देख लीजिए कि जर्नलिस्ट तो हमने आपको बता दिए, सियासतदान क्या कर रहे हैं वो आपने देख लिया कि जो उनके मोहसन है उसको भी भूल के वो अपने लिए क्या समेट रहे हैं। मेरा ख्याल है मुझे मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं। आपने एक बात सुनी थी, खाता है तो लगाता भी है। आज आपको हम अपने जर्नल के बारे में बताते हैं। हमारे जो जर्नल्स हैं वो खाते हैं तो लगाते भी हैं, बल्कि लगाते हैं तो खाते हैं, यहाँ उन्होंने उलट कर दिया। अब इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के भी एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जैसे मोहसिन नकवी साहब, वो आप ईस्ट इंडिया कंपनी के, जैसे बरतानिया ने जब लार्जर इंडिया पे कब्ज़ा किया था तो शुरू में यूनिफॉर्म वाले नहीं आए थे। शुरू में उन्होंने ऐसे ही अपने नुमाइंदे आगे रखे हुए थे, पीछे बरतानवी फ़ौज थी। तो ऐसे ही मोहसिन नकवी साहब को आप ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव ही समझ लीजिए। उन्होंने फैसला किया है कि मारगला की पहाड़ियों में दरख्त काट के एनवायरनमेंट की तबाही करके डी सेक्टर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम CDA बनाएगा। इसके ऊपर जाहिर है अरबों रुपए जो हैं वो खर्च आएंगे, पता नहीं 100 अरब करते हैं कि कितने अरब करते हैं। तो अगर आपको इस्लामाबाद रावलपिंडी का पता है तो फैज़ाबाद से रावलपिंडी शुरू होता है और वहाँ से कोई 3 मिनट की ड्राइव पे या 2 मिनट की ड्राइव पे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम है। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की एक दीवार तकरीबन इस्लामाबाद के साथ लगती है, मतलब वो क्रिकेट स्टेडियम इफ़ेक्टिवली इस्लामाबाद के अंदर ही है और वो सारा साल खाली पड़ा रहता है, कोई मैचेस नहीं होते। ज़ाहिर है वहाँ खर्च भी होता है, खाली भी पड़ा रहे तो उसको रन तो करना है, सिस्टम को मेंटेन तो रखना है, लेकिन उन्हें वो खाली पड़ा स्टेडियम नहीं चाहिए। अब उन्होंने नया स्टेडियम बनाना है। अब आप सोचेंगे कि आपको क्या एतराज़ है, कुछ बना ही रहे हैं ना। मैं एग्री करता हूँ, बनाएंगे तो खाएंगे ना, वैसे तो पैसे नहीं निकाल सकते अकाउंट से, तो कोई बहाना बनाएंगे, कहीं अंडरपास बनेगा, कहीं ओवरहेड बनेगा, कहीं 4 दीवारी बनेगी, कहीं नाली सोलंग, नीचे चोर से ऊपर वाला चोर तक जो है वो ऐसे ही खाता है। तो अब अगर ये स्टेडियम ना बनाया जाए तो खाने कहाँ से? तो हम स्टेडियम बनाएंगे, उस पर लगाएंगे तो वहाँ से खाएंगे। तो ये तो जर्नल्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वाले और ब्यूरोक्रेट, ज़ाहिर है ये उनका मामला बन गया, ये आपने सुन लिया। आगे जर्नल्स की बात कर लें। जो पाकिस्तान की मोटरवे है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, उनका एक कानून है कि इंटरचेंज 20 किलोमीटर के अंदर नहीं बनेगा, इंटरचेंज 20 किलोमीटर के बाद बनेगा, क्योंकि उस पर पैसा बहुत लगता है और 20 किलोमीटर के अंदर वो उनके हिसाब से उतना फ़ायदा नहीं देता। अब ये कानून है। जो हमारे जर्नल्स की हाउसिंग सोसाइटी है, DHA, नाम भी उन्होंने बड़ा खूबसूरत रखा है, गंधारा सिटी प्रोजेक्ट। आप देखिए मज़ाइलों के नाम अब्दाली, गजनवी, शाहीन, जो हम ऑपरेशन करते हैं, फितनातुल हिंदुस्तान, मारकातुल फलां, देख बनियानुल मरसूस, आपने नाम देखे ना, तो वहाँ हम अरबी हैं सारे। यहाँ ज़रा सकाफ़त को बेचना है तो यहाँ हम गंधारा चले गए। अब इस्लाम यहाँ से ख़त्म हो गया, अब प्री इस्लामिक सिविलाइजेशन पे हम चले गए, तो हमने DHA का नाम गंधारा रखा है। तो सभी रंगों में हम खेलते हैं। तो जो DHA का गंधारा प्रोजेक्ट है, मीन जर्नल्स का प्रोजेक्ट है, उसको अब इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे में डायरेक्ट एक्सेस दी जा रही है। क्या बताया आपको कि 20 किलोमीटर के अंदर इंटरचेंज नहीं बन सकता। इसका फासला कितना है? 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। लेकिन जर्नल्स कहते हैं साडा हक एथे रख। मीटिंग हुई एक, जो उनकी काउंसिल है, नेशनल हाईवे काउंसिल, उन्होंने ये 22 जून को मीटिंग हुई, उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। सब ने मुतफ़िक़ा तौर पर कि 20 किलोमीटर के अंदर है, ये नहीं बनता। फिर जो काउंसिल के चेयरमैन शुजाउद्दीन ज़का हैं, उन्होंने अगले दिन तमाम मेंबर्स को, ये रिपोर्ट किया जा रहा है मीडिया में, एक एक करके फ़ोन किया और बताया कि वसी तर मुल्की मफाद में और आपके अपने नाजुक अज़ा के मफाद में, अगर आप उन्हें संभाल के रखना चाहते हैं, आपको ये बना देना चाहिए। और फिर रातों रात पता नहीं क्या हुआ,
कौंसिल ने अपना फैसला वापस किया और बकौल मीडिया रिपोर्ट DHA गंधारा के लिए अब 7 किलोमीटर दूर ही एक इंटरचेंज बनेगा। मज़े की बात, ऐसे इंटरचेंज के लिए आपको खर्चा खुद उठाना पड़ता है जो अरबों रुपए में आएगा। अब उनकी अगली ख्वाहिश चौधरी की है कि वो भी जो हाईवे अथॉरिटी है वो अपने पास से करें। अब वो कहाँ से करेंगे अपने पास से? फुप्पो से तो नहीं लेंगे, आपसे लेंगे। आपसे कहाँ से लेंगे? उसी से थोड़ा आगे टोल प्लाजा है, वहाँ पर आप मज़ीद टोल देंगे। अगर इस टाइम आप 2000 दे रहे हैं तो हो सकता है इस इंटरचेंज का भी 200-300 रुपया आने वाले टाइम में आपके टोल में दाखिल कर दिया जाए, या कहीं और ऐसे ही, तो किसी ना किसी टैक्स की मद में आपसे लिए जाएंगे। तो अब आप जर्नैलों की इस हाउसिंग सोसाइटी के लिए पे करेंगे ताकि वो वहाँ इंटरचेंज बना सकें। आया ना मज़ा? आगे चलें। पेट्रोल पंप्स कल रात 12 बजे से एसोसिएशन ने बंद करने का फैसला किया है। बिजनेसमैन कहते हैं हमारा पैसा पूरा नहीं हो रहा, हुकूमत कहती है ये ज़्यादा पैसे कमा गए हैं। वो कहते हैं तेल ऊपर जाता है तो हम पैसे कमाते हैं, जब नीचे जाता है तो हम पैसे गंवाते हैं। तो अब वहाँ भी कोई कसर नहीं है, उनको भी ख्याल नहीं है कि पेट्रोल पंप बंद करने से आवाम का क्या नुकसान होगा। वो कहते हैं हमने भी टीका लगाना है, हम पेट्रोल पंप बंद करेंगे। तो ये सारा मसला चल रहा है। अब आपको मैंने बताया था कि इसका हल भी बताएंगे, हल क्या है। इंडिया लेके चलते हैं आपको, और इंडिया से आपको अंदाज़ा होगा कि इसका हल क्या है। आपको ये तो पता है वहाँ मुजाहरे चल रहे हैं, लाठीचार्ज भी हुआ है, लेकिन लोग बाज नहीं आए। लाठीचार्ज और मुंतशिर करने के बाद तशद्दुद के बावजूद इंडियन निकले हैं और जंतर मंतर पर बड़ी तादाद में आकर फिर इकट्ठे हो गए हैं, और वहाँ उन्होंने एक मुनफरद काम निकाला। कल आपको बताया था कि नरेंद्र मोदी ने वहाँ भी जो सेठ हैं उनको कहा कि आप मीडिया ख़रीद लें। सेठों ने ख़रीद लिया, मीडिया पे वहाँ भी कब्जा हो गया। उस मीडिया को इंडिया वाले गोदी मीडिया कहते हैं। अब आज कल वहाँ भी कवरेज हो रही है। अब आपने देखना है कि नौजवान उस मीडिया का क्या हशर कर रहे हैं इंडिया में। देखिए, देख लिया आपने, खातून से बोला नहीं जा रहा क्योंकि उसने वहाँ से झूठ रिपोर्ट करना है। अब ये गरीदा फारूकी लौंडे लपाड़े जिस दिन पाकिस्तान में हालात चेंज हुए, मुझे लगता है अवाम इनके साथ भी यही करने वाली है। तो एक ही हल है, आवाज़ उठाना। खुदा का इन्हें खौफ नहीं है, कानून इन्होंने बदल लिए हैं, अदालतों पर इन्होंने कब्जे कर लिए हैं, तो जज़ा और सज़ा दुनिया की ख़त्म हो गई। खुदा का डर नहीं, आखिरत की जज़ा और सज़ा का भी इन्हें रौला नहीं किसी, ये जितने भी मैंने आपको सेगमेंट बनवा दिए हैं। तो इस सारे मामले में अब आपको सोसाइटी में इनके बूथों के साथ जो आप तस्वीरें लेते हैं, इनको अपनी शादियों में बुलाने पे बाइकआउट करें, इनके साथ सोशल बाइकआउट करें। जो आपको करप्ट नज़र आते हैं उनके साथ तस्वीरें लेके फ़ख्र महसूस ना करें। अपने ज़मीर से पूछें, आप चाहेंगे कि आपकी सोसाइटी में ऐसे लोग हों? अगर आप नहीं चाहेंगे तो फिर बूथा निकाल के तस्वीर ना लिया करें। ऐसे लोगों से सोशल डिस्टेंस करें, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ एहतजाज करें जहाँ आप कोई गलत काम करते नज़र आएँ, तभी जाके कोई तब्दीली आ सकती है। ये एक ही हल है, आवाज़ उठाइए, अपनी आवाज़ को दूसरों की आवाज़ में पुरअमन रहते हुए गाली गलोच के बगैर शामिल कीजिए। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से वहाँ इंडिया में एक पैगाम भी गया है, कोई गाली गलोच भी नहीं हुई, उस खातून को फिज़िकली कोई हरासा भी नहीं किया गया, गाली गलोच भी नहीं, गोदी मीडिया का वो नारा लगा रहे हैं। और एक्सपोज हुआ है कि किस तरीके से इंडिया का मीडिया जो ख़रीदा गया है उसको आवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं आप। तो ये 4-5 खबरें थी जिससे आपको अंदाज़ा करवाना था कि पाकिस्तान को लूटने में, तबाह करने में किसी ने कसर नहीं छोड़ी, ना हमारे अपनों ने ना परायों ने। इससे पहले कि अगली खबर पे जाऊँ, आपसे माजरत भी करना, आई नो यू आर पुटिंग अप लॉट विद मी विद दिस वॉइस, इट्स नॉट ईजी फॉर यू। मुझे खुद बुरा लग रहा है कि कैसी आवाज़ आ रही है, लेकिन यकीन कीजिए इट्स नॉट ईजी फॉर मी टू। नॉर्मली मेरे व्लॉग में इतने कट्स नहीं होते, कई दफ़ा रुकना पड़ता है क्योंकि मैं बोल नहीं पाता बहुत लंबा अरसा तक। तो अगली खबर जो है वो मुत्तहिदा मदारस कौंसिल पाकिस्तान का मौलाना फजल रहमान के पाक फ़ौज और शहदा से मुतल्लक बयान से इजहार लातअल्लुकी। अब ये सारी चीज़ें, अब जो मुत्तहिदा मदारस कौंसिल पाकिस्तान, आपका बड़ा एहतराम,
लेकिन मुरीद के में जब लोगों को मारा गया आपने क्या कर लिया? तो आप हज़ार ला तअल्लुकी करें या ना करें उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जमात इस्लामी के अमीर ने भी ला तअल्लुकी और मजम्मत की है फजल रहमान साहब की। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब ज़रा कश्मीर की खबर रखते हैं। आज मरीम नवाज़ ने और नवाज़ शरीफ साहब ने कश्मीर में एक जलसा किया है। जलसे की पहले तो ये फुटेज देख लें। आपको पहले भी बताया था कि रावलपिंडी से, मरी से, दूसरी जगहों से इन्होंने लोगों को ले जा के वहाँ पर जलसा करना है। तो एक तो ज़रा कुर्सियाँ देख लीजिए, खुद ही PMLN के लीडरान जो हैं वहाँ पर एक दौरा कर रहे हैं, जलसे की सूरत हाल देख रहे हैं। तो एक तो देख लीजिए कि कुर्सियाँ कितनी, चंद दर्जन कुर्सियाँ हैं, इस पर भी लोग बाहर से लाए गए। बहरहाल पहाड़ी इलाका है, थोड़े लोग भी होंगे तो ज़्यादा लगेंगे क्योंकि जगह छोटी होती हैं, इर्द गिर्द पहाड़ होते हैं, तो वो ज़रा मामला बन जाता है, कैमरे का एंगल रखें, थोड़े लोग भी हों तो ज़्यादा लगते हैं। तो यहाँ पर जलसा हुआ, वहाँ पर नवाज शरीफ साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की। सबसे पहले तो उन्होंने दोबारा लव यू कहा, आई लव यू टू। तो एक दफ़ा फिर उन्हें प्यार हो गया। I know you love me, but I know. Okay, I love you too. ये हमेशा मुजफ्फराबाद वाले सुनना चाहते हैं नवाज शरीफ के मुंह से कि आई लव यू टू। तो मैं चूंकि आपसे प्यार करता ही हूं तो मुझे कहने में कोई यार नहीं, आई लव यू टू। उसके बाद जो आगे काम चला वो उन्होंने कहा कि आज मैं आ रहा था तो कोहाला से मुजफ्फराबाद तक जो मैंने सड़क देखी 10 साल पहले भी ऐसी ही थी, अब 20 साल पहले भी ऐसी थी, 30 साल पहले भी ऐसी थी, ये क्यों नहीं बनाई गई? अब इस सारे वक्त में वहाँ पर सिर्फ 2021 से 2023 2 साल, सवा 2 साल PTI की गवर्नमेंट रही है, बाकी सारे 30 साल इन्हीं की हुकूमतें रही हैं बदल बदल के। तो किसने बनानी थी सड़क? उनसे को पूछ लेता। तो मियाँ साहब को ये बता दें कि 30 साल से सड़क तो वही है, अवाम वो नहीं है। अवाम बड़ी बाशऊर हो गई है, अवाम के हाथ में छितर आ गया। छितर का मतलब सेल फ़ोन जिसके अंदर सोशल मीडिया है। अब वो पहले आप बेवकूफ़ बना लेते थे कि एक मौका दें तकदीर बदल देंगे, अब नहीं, अब वो काम ख़त्म। अब अवाम को बहुत समझ आ चुकी है, अब अवाम आपके चक्रों में आने वाली नहीं है। फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरा दिल ये करता है कि अगर हम कश्मीर में जीत जाएं तो मैं शहबाज शरीफ को कहूँ कि मुझे वज़ीर आज़म बना दे। माशाल्लाह, क्या कहने। तो फिर इलेक्शन ही लड़ लेना था वहाँ से, वज़ीर आज़म तो तभी बनेंगे। मतलब अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ भी कहते हैं। इन्हें लगता है अवाम बिल्कुल ही बेवकूफ़ है, ऐसी जुमलेबाजी करके अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अवाम अब शायद अभी भी हो लेकिन इतनी बेवकूफ़ अब नहीं है। मैं अभी बात ये करना चाह रहा था कि मैं मरियम को बता रहा था कि मरियम, मैं तो यहाँ पे बहुत दफा आ चुका हूँ, मरियम भी यहाँ पे दो चार दफा पहले आ चुकी हैं, और मरियम ने भी कहा कि मुझे ये बहुत खूबसूरत लगता है शहर मुजफ्फराबाद। ये एक बिल्कुल वैली है और 2 दरिया मिलते हैं, एक झेलम है और एक नीलम है। ये बहुत इसको तो ये तो पाकिस्तान का एक खूबसूरत तरीन शहर होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि ये तो पाकिस्तान का बेहतरीन शहर होना चाहिए। तो मैंने मुजफ्फराबाद को मैंने कहा, मरियम को मैंने कहा, देखो जो कुछ तुम पंजाब में कर रही हो मरियम, वही कुछ यहाँ पे मुजफ्फराबाद में और आजाद कश्मीर में होना चाहिए। और मुझे फख्र है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से मरियम जो है वो पंजाब के अंदर बहुत मेहनत कर रही है, अपने मंसूबे बताएगी आपको। और मैंने ये कहा, मैंने कहा मरियम तुम आज यहाँ आ रही हो, जैसे कोई मेहमान किसी मेजबान के घर में फ्रूट लेके जाता है ना, कोई मिठाई लेके जाता है, आज तुम भी को फ्रूट लेके जाओ, को मिठाई लेके जाओ और मुजफ्फराबाद के अवाम को पेश करो। लेकिन हमारा मंसूबा बड़ा वसी है, हमारा मंसूबा बड़ा वसी है। जो प्रोग्राम हम लेके आए हैं, अगर यहां से मुस्लिम लीग नून को फतह हासिल होती है, एक मंसूबा इंशाल्लाह यहां पे हम उसको अमल में लेके आएंगे, एक मंसूबा। और बल्कि मैं मरियम को ये कह रहा था, ये राजा साहब भी खड़े हैं, और मैंने कहा देखो मरियम, ये मेरा दिल चाहता है कि इलेक्शन में अगर हमें कामयाबी मिलती है ना, तो इंशाअल्लाह ताला, तो मैं शहबाज शरीफ साहब, मेरा दिल चाहता है कि मैं उनको कहूं कि आजाद कश्मीर का मुझे वजीर आजम बना दें, नवाज शरीफ को। फिर मरियम साहबा ने बताया कि कैसे पंजाब में हम AC वाली बसें चलाते हैं।
क्योंकि बाहर तो लोड शेडिंग है लोगों के घरों में, बेचारे सो नहीं पाते। ये नहीं उन्होंने बताया, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि एसी की बस में लोग बैठते हैं तो सो जाते हैं। तो ये नहीं बताया कि ये बाहर जो अजाब उनकी ज़िंदगी में वो भी हमारा ही दिया हुआ है। आजकल गर्मी का मौसम है, पंजाब में लोग उस बस में जाके सो जाते हैं, उनको जगा के बताना पड़ता है कि आपका स्टॉप आ गया है, क्योंकि एयर कंडीशन बस है। तो मैं अभी जैसे आपको नवाज शरीफ साहब तो वो बताया, फिर कहा कि मैं खून से भी कश्मीरी हूँ, दिल से भी कश्मीरी हूँ, दिमाग से भी कश्मीरी हूँ, मैं नस्लों से भी कश्मीरी हूँ, मैं रूह से भी कश्मीरी हूँ। खून से भी कश्मीरी हूँ, मैं दिल से भी कश्मीरी हूँ, मैं दिमाग से भी कश्मीरी हूँ, मैं नस्लों से भी कश्मीरी हूँ और मैं रूह से भी कश्मीरी हूँ। अल्लाह खैर करे कश्मीर वालों पर। पाजी इतनी तरह से कश्मीरी हैं, अल्लाह ही खैर करे। फिर कहती हैं पंजाब में अगर कोई किसी खातून की तरफ बुरी नज़र डालता है हम उसे जेलों में डाल देते हैं। हाँ बाजी, आप उसके नेफे में पिस्तौल चला देती हैं, आप नहीं माजरत, आपकी पुलिस। और जब आपका अपना बच्चा रज़ादार पकड़ा गया तब जेलों में डालने का काम शुरू हुआ। पहले तो नेफे में पिस्तौल चलते रहे और इनकाउंटर होते रहे जाली। गरीब के बच्चे थे ना, उन्हीं के नेफों में चलने हैं। जब आपके अपने नेफे ने कोई गलत हरकत की, मीन अशराफिया के नेफे ने, तो फ़ौरन, और आप वाले ने तो इंटरनेशनल काम किया, ख़वातीन भी बाहर से मंगवाईं, उन्हें अगवा भी किया, गैंग रेप किया और उनसे अगवा बराए तावान भी मांगा। यहाँ गरीब का जो बच्चा है उसने अगर कोई आवाज़ कसी जिस पर उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ये नहीं कि नहीं कि वो अच्छा काम है, वो बुरा काम है, लेकिन उसके नाजुक अज़ाई उड़ा दिए सारी ज़िंदगी के लिए नेफे में पिस्तौल चला के। गरीब का बच्चा था ना। आप वाले का नेफा तो वेनेजुएला और नीदरलैंड तक पहुंच गया। उनके नेफों को कंट्रोल में करें। तो अब ज़रा डालने की जेल में बारी आई है, वो भी आप छोड़ देंगे उन्हें, बस थोड़ी देर है, आप उन्हें भी रिहा कर देंगे। मुझे खैर यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।